Subscribe to Adda 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सभी लोग कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे सभी लोग कैसे हैं. आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल एग्जाम होगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स का परसों एग्जाम होगा. सो आज की क्लास में मैं टॉप 10 रूल्स, मतलब 120 रूल्स के हम सीरीज चला रहे थे, 40 रूल्स तक हमारे हो गए थे. तो आगे में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 रूल्स हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे. आज मैं उन 10 रूल्स को डिस्कस करने वाली हूँ. लेट अस स्टार्ट विद द क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. यू विल नोट द रूल्स. आप सभी लोग रूल्स को नोट करते हुए चलेंगे. कहीं भी कोई भी डाउट होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, यू विल आस्क मी. और लास्ट में हम जल्दी से रिविजन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, कौन कौन से रूल्स हमें एक बार रिवाइज करने चाहिए. एंड आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स. और मैं आप लोगों को सारी टिप्स दूंगी. डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट होके जाना है. लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ. रूल नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे. आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है. कल ही हमारा एग्जाम है. सो रूल नंबर 41, आई एम राइटिंग वन सेंटेंसेस, यू विल टेल मी व्हाट विल कम. मैंने लिखा नन बट डैश इज गोइंग टू द पार्टी. All except dash likes them, या फिर all except dash liked the performance. I am giving you two options. he लगाऊं या him लगाऊं, जल्दी से मुझे बताइए. A and और B. I have written two sentences. मैंने यहाँ पे 2 sentences लिखे हैं. None but dash is going to the party. All except dash liked the performance. What word will come over here? जल्दी से मुझे बताइए. Tell me fast. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं. आई हैव सीन मेनी ऑफ यू डूइंग दिस मिस्टेक. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. यहाँ पर अगर वो ही लगा देते हैं तो ही इज रॉन्ग. यहाँ पर ही नहीं आता. यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो हिम आएगा. दोनों ही जगह हमारा वर्ड हिम आएगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. बहुत सारे बच्चों ने मुझे ही आंसर दिया. बच्चों ही नहीं आएगा, हिम आएगा. वाई हिम विल कम? लेट अस अंडरस्टैंड. एक बार समझते हैं. द रूल नंबर 41 से, रूल नंबर 41 बोलता है इन, या फिर अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को लिखवाऊं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन. प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रेपोजिशन के बाद. हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है. प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का नहीं आता. नाउ क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस क्या है प्रोनाउन का. तो ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन के? आप लोगों को मैंने कल की क्लास में भी बताया था. हिम, हर, इट, देम, मी, अस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केसेस हैं. सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं प्रोनाउन के? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं. तो जब भी किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन दे रखा होगा, व्हेनेवर देयर विल बी अ प्रपोजिशन, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस. आप हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे. अब बात ये आती है मैम, बट तो हमने पढ़ा था कंजंक्शन होता है. बट कंजंक्शन नहीं है. बट दोनों रोल्स प्ले करता है. बट कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है, प्रपोजिशन का भी रोल प्ले करता है. जब बट का मीनिंग लेकिन होता है तब वो कंजंक्शन होता है. जब बट का मीनिंग एक्सेप्ट होता है तब वो प्रपोजिशन होता है. और यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है. प्रपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. जल्दी से इसको नोट कीजिए. 2 एग्जाम्पल्स और दूंगी इसी रूल के, फिर हम आगे बढ़ेंगे. जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए स्टूडेंट्स. नोट करते हुए चलना है, बिना नोट किए हुए नहीं चलना है. कंप्यूटर जी, आई वांट मोर ऑफ स्क्रीन स्पेस. स्क्रीन स्पेस बहुत कम है मेरे पास लिखने के लिए. नोट कर लिया? चलिए 2 क्वेश्चंस और करते हैं. बताइएगा मुझे क्या आएगा. मैंने लिखा देयर इज फ्रेंडशिप
बिटवीन यू एंड डैश। ऑप्शंस वही है, ही और हिम। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, लेट डैश डू दैट वर्क। इसमें अभी वही ऑप्शंस है, ही और हिम। यहां पर क्या लगाऊं? यहां पर क्या लगाऊं? देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड हिम। अब देखो, बिटवीन भी एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब क्या आएगा? हिम आएगा। अब ये जो लेट है ये एक वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है। आई मेट हिम, ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई मेट हिम, मेट वर्ब थी, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। तो वर्ब के बाद या फिर लेट के बाद भी हमेशा क्या आता है? लेट हिम डू दैट वर्क। लेट ही डू दैट वर्क नहीं होगा, किसी भी केस में हिम नहीं, ही नहीं आएगा। दोनों के दोनों केसेस में हिम आएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इस रूल नंबर 41 में? रूल नंबर 41 हमने क्या पढ़ा? प्रपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। रूल नंबर 42 पर आते हैं, या फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, इसी चीज को मैंने दिया, मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ आप लोगों को, जल्दी से मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, राम एज वेल एज डैश इज गोइंग टू द पार्टी। ही लगाऊं, हिम लगाऊं? जल्दी से बताइए। अभी क्वेश्चन अगर ये हो, यहां पर ही आएगा या हिम आएगा? राम एज वेल एज डैश गोइंग टू द पार्टी, यहां पे हिम नहीं आएगा, यहां पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई एज वेल एज कोई प्रपोजिशन नहीं है। हमने अभी रूल क्या पढ़ा था कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये तो सिंपल सी बात है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो इससे पहले तो हमेशा ही आएगा, हमेशा ही आएगा। कोई डाउट किसी को? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। रूल नंबर 42 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 42 रूल नंबर 42 के लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, यू गाइस विल टेल मी वो सेंटेंस सही है या गलत है, या गलत है तो कौन से पार्ट में गलती है। मैंने लिखा यू, ही एंड, मैंने लिखा यू, आई एंड ही आर गोइंग टू दी पार्टी। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, द टीचर punished you and me। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, you, he and I have broken the pen। जल्दी से मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे सही हैं और इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे गलत हैं। टेल मी फास्ट। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग, रीजन यही है सिंपल सा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमें डेफिनेटली करने हैं। 10 मार्क्स का ट्रेंड है, ग्रामर से आएगा कल के एग्जाम में, और ग्रामर में वो 10 मार्क्स तो 100% हमें लाने ही लाने हैं। तो इसीलिए जल्दी से मुझे इन तीनों का बताइए, इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कैसे मैं सही कर सकती हूँ। Question number 1, you, I and he dash going to the party. Second is the teacher punished you and me, and the third one is you, he and I have broken the pen. हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी नॉर्मल बात की बात करते हैं, जब भी हम कोई नॉर्मल चीज की बात कर रहे हैं, हम प्रोनाउंस को किस ऑर्डर में लगाते हैं? हम सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाते हैं, फिर थर्ड पर्सन लगाते हैं, फिर हम फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। सेकंड पर्सन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम यू लगाएंगे। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? ही, शी, इट, राम, श्याम, बलराम, ये सब लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? आई और वी लगाएंगे। तो जब भी हम किसी नॉर्मल चीज की बात करेंगे, हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो यू, आई एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी, नॉर्मल चीज की हम बात कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर जी, आई वांट अ रेड और अ ब्लू मार्कर प्लीज, जो चलता हो। तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन लगाएंगे यू, उसके बाद थर्ड पर्सन लगता है, मतलब आई और ही में गड़बड़ है। क्या आएगा? ही एंड आई आएगा।
उसके बाद ही आएगा, उसके बाद आई आएगा, मतलब किस पार्ट में एरर थी, ए पार्ट में एरर थी, यू ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी होगा। क्या समझ में आया कि फर्स्ट वाला क्यों गलत था? सेकंड देखिए, द टीचर पनिश्ड यू एंड मी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल बात क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम किसी गलती की बात करते हैं, जब भी हम किसी मिस्टेक की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ सम मिस्टेक, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं जिसके लिए हम गिल्टी फील कर रहे हैं, हम बुरा फील कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि हमने कुछ गलती की है, जब भी हम किसी मिस्टेक की, गलती की या किसी नेगेटिव वर्क की बात करते हैं, उस केस में हम इस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। हम उस केस में 2 3 1 नहीं लगाते, हम उस केस में क्या लगाते हैं 1 2 and 3। मतलब सबसे पहले मेरी गलती है, सबसे पहले मेरी गलती है, सबसे पहले आई और वी की गलती है, उसके बाद तुम्हारी गलती है, सामने वाले की गलती है, मतलब यू की गलती है, और उसके बाद में जो तीसरा बेचारा वहां पे है ही नहीं, किसी थर्ड पर्सन की गलती तो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में ही, शी, इट, राम, श्याम, बलराम। तो जब भी किसी गलती की बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे, क्या ऑर्डर हो जाएगा? तो ऑर्डर विल बिकम 1 2 and 3। तो भाई टीचर ने डांटा है तो अच्छे काम के लिए तो डांटा नहीं होगा, टीचर ने डांटा है तो कोई गलत काम के लिए ही डांटा होगा, गलत काम के लिए डांटा होगा, मतलब क्या ऑर्डर फॉलो होगा 1 2 and 3। पहला फर्स्ट पर्सन, पहले मुझे डांटा होगा फिर तुम्हें डांटा होगा। क्या आएगा? द टीचर पनिश्ड मी एंड यू। टीचर पनिश्ड यू एंड मी नहीं आएगा, क्या आएगा? मी एंड यू आएगा। You, he and I have broken the pane। पेन क्या होता है? पेन का मतलब होता है enclosed ग्लास, ऐसा शीशा जिसके चारों ओर कवरिंग है। उसने और मैंने दरवाजे को वो कांच तोड़ दिया है, भाई गलत काम किया है, किसी का पेन तोड़ दिया है, कार का पेन तोड़ दिया है, विंडो का पेन तोड़ दिया, तो गलत काम किया है, मिस्टेक है, अच्छा काम तो नहीं है तोड़ना। इसका मतलब क्या है? गलत काम है। ऑर्डर क्या होगा? 1 2 and 3। मतलब मैं कैसे सही करूंगी? आई, यू and he। How will I correct it? I, you and he। क्या तीनों के तीनों सेंटेंसेस समझ में आए सारे के सारे स्टूडेंट्स? और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, पूछ लीजिए। कभी भी सही काम करोगे तो 2 3 1 लगाओगे, गलत काम करोगे तो 1 2 3 लगाओगे, लेकिन रियल लाइफ में क्या करते हो? बिल्कुल उल्टा करते हो। कोई गलती की बात आएगी तो उसकी गलती सबसे पहले, जो वहां पे है ही नहीं, बाद में तुम्हारी गलती और लास्ट में मेरी गलती। मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, ये सकती। रियल लाइफ में ये होता है, लेकिन इंग्लिश बहुत एथिकल लैंग्वेज है। क्या कहती है? पहले अपनी गलती मानो, फिर सामने वाले की गलती मानो, और तीसरा इंसान जो वहां पर है ही नहीं, सबसे लास्ट में उसकी गलती मानो। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को, जल्दी से वीडियो को शेयर और कर दो और लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। रूल्स हम पढ़ते रहेंगे। क्रिस्टल क्लियर सभी को? क्रिस्टल क्लियर? वाओ, ग्रेट। अगले रूल पर आते हैं, रूल नंबर 43। ये कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, एंड प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट वी गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टुडे। आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो इस क्लास में। नेक्स्ट इज रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तो एकदम बच्चों वाला रूल, लेकिन एग्जाम में बहुत बार सेंटेंसेस पे आया है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना उस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। गड़बड़ है, इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन टुडेज मैच। Correct this sentence. What is the error in this sentence? Thank you Manoranjan for sharing the video. Thank you Niharika. जल्दी से बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन टुडेज मैच। थैंक यू उदय, थैंक यू चिंटू रेड्डी। आज मैं फास्ट हूँ, चलो ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फास्ट नहीं होंगी बिल्कुल भी। गड़बड़ किस में है? वर्ब तो बच्चे प्लूरल ही लगेगा। एंड अगर मैं लगा रही हूँ, एंड मतलब 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोगों की गलती है, तो वर्ब तो प्लूरल ही लगेगा। क्या गड़बड़ है? अभी तक मुझे सही आंसर किसी से भी नहीं मिला है, किसी भी बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं दिया। गड़बड़ पता है किस पार्ट में? इसमें गड़बड़ है। ये प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो लिखा हुआ है ना, ये एकदम गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है प्रीवियस रिकॉर्ड्स? द रीजन इज रिकॉर्ड्स तो हमेशा प्रीवियस ही होते हैं, रिकॉर्ड्स तो हमेशा पुराने ही होते हैं। नए रिकॉर्ड कैसे आ गए? रिकॉर्ड तो हमेशा निकल गए, वही तो रिकॉर्ड हुआ, वही तो रिकॉर्ड बना।
नई चीज बनेगी, वो रिकॉर्ड बन जाएगी तो अपने आप प्रीवियस हो जाएगी। मतलब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस। किस चीज की एरर है? सुपरफ्लुअसनेस की एरर है। सुपरफ्लुअसनेस का मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन टुडेज मैच। ये चीज आपको ऐसे समझ में आएगी। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट वेट वाटर, समझ में आ गई क्या गलती थी इसमें? इस सेंटेंस को पढ़ के आप बोलोगे मैम क्या हो गया? वाटर इज ऑलरेडी वेट। रिकॉर्ड अपने आप में प्रीवियस होता है, वाटर अपने आप में वेट होता है, तो इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है वेट को। पानी अपने आप में ही गीला होता है, ऐसे रिकॉर्ड अपने आप में ही प्रीवियस होता है। द सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस। सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस है। क्या चीज समझ में आई सभी को? एवरीवन? तो कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो हमें कल के एग्जाम में, कल के SBI PO 2019 के प्री में हमें मिल सकते हैं और सुपरफ्लुअसनेस की एरर वहां पे हो सकती है। सबसे पहली, फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल होती है, मतलब वहां पे फाइनल नहीं आएगा। फाइनल विल नॉट कम बिकॉज डेस्टिनेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फाइनल। डेस्टिनेशन का मतलब ही क्या होता है? लास्ट। जबकि फाइनल डेस्टिनेशन करके एक मूवी आई है, मतलब उस मूवी में गलत इंग्लिश यूज हुई है। ये वर्ड आ चुका है और आपको लगेगा ही नहीं गड़बड़ है। रफ एस्टिमेट। एस्टिमेट तो हमेशा रफ ही होता है, या फिर रफ अप्रोक्सीमेशन। ये वर्ड भी आपको दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं इसमें कोई एरर है। बहुत बड़ा सेंटेंस होगा, रफ अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ होगा। भी अप्रोक्सीमेशन तो रफ ही होती है। अप्रोक्सीमेशन कभी एग्जैक्ट थोड़ी ना होती, कभी एक्यूरेट थोड़ी ना होती। अप्रोक्सीमेट करना मतलब क्या है? एक्यूरेसी तो है ही नहीं, तो क्या नहीं लगेगा? रफ नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं पास्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो हमेशा अपने आप पास्ट ही होती है, मतलब पास्ट नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं एंटर इनटू, 3-4 बार आ चुका है ये वाली चीज। तो एंटर इनटू, भी एंटर का मतलब भी अंदर आना होता है, इनटू का मतलब भी अंदर आना होता है। एक फ्रेजल वर्ब होती है एंटर इनटू, उसका मीनिंग अलग होता है। फ्रेजल वर्ब होती है एंटर इनटू, उसका मतलब होता है किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर एंटर इनटू एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट को साइन कर देना। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बोल रही हूँ आई एम एंटरिंग इनटू द क्लास, वो गलत है। एंटरिंग द क्लास आएगा, एंटर इनटू गलत है। अगर मैं और यहाँ पे कुछ लिखूं, रिटर्न बैक, ही रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका। भाई रिटर्न का मतलब अपने आप वापस आना होता है, तो अपने आप वापस आना होता है, मतलब बैक नहीं आएगा। क्या सुपरफ्लुअसनेस समझ में आ रही है सभी को? रिटर्न बैक कभी भी नहीं होगा। अगर मैं और लिखूं, ये तो आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, कमिंग फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर। द कमिंग फ्यूचर सेज दैट, आने वाला फ्यूचर ये बता रहा है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा और इंटरव्यू क्लियर करके PO बन जाएगा। कमिंग फ्यूचर क्या सही है? गलत है। फ्यूचर तो अपने आप ही कमिंग होता है, आने वाला ही फ्यूचर होता है। तो सुपरफ्लुअसनेस का रूल क्या सभी को समझ में आया कि सुपरफ्लुअसनेस भी हमें देखनी होगी जब हम एरर रिडक्शन के क्वेश्चंस कल कर रहे होंगे। वी विल सी दिस सुपरफ्लुअसनेस आल्सो। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। आई एम रबिंग इट, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। वैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, जिन जिन बच्चों ने वीडियो शेयर करी उनको बहुत थैंक्स। वी हैव 746 स्टूडेंट्स राइट नाउ। 746 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। इट्स अ वेरी गुड नंबर टू। आज बहुत सारे बच्चे हैं भाई, कल एग्जाम है तो आज तो पढ़ाई करनी ही करनी है। ओके, अगले रूल पर आते हैं, रूल नंबर 44। आई एम राइटिंग सर्टेन वर्ड्स, मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूं। यू गाइज विल टेल मी इनमें से कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है। मैंने एक वर्ड लिखा टेबल्स लेग्स, बुक्स पेज, पेन्स इंक, डोर्स बोल्ट, चेयर्स लेग्स। टेल मी इनमें से कौन से सेंटेंसेस सही हैं और कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। राइट, 753 हो गए हैं बच्चे। वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्कोर। जल्दी से बताइए कौन कौन से सेंटेंसेस, कौन कौन से वर्ड्स सही हैं और कौन कौन से वर्ड्स हमारे गलत हैं यहाँ पे।
स्टूडेंट्स ये सारे के सारे वर्ड्स एकदम गलत हैं, इनमें से कोई भी वर्ड सही नहीं है। ध्यान रख लेना, बहुत ध्यान से एग्जाम में एरर डिटेक्शन करते समय जरूर देखना, क्या चीज देखना कि कहीं अपॉस्ट्रोफी एस किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ तो नहीं लगा हुआ। अपॉस्ट्रोफी एस को आप नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस को आप कभी भी यूज नहीं करोगे। तो आप टेबल्स लेग्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? आप लेग्स ऑफ द टेबल लिखोगे। आप बुक्स पेज नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? पेज ऑफ द बुक लिखोगे। पेन्स इंक नहीं लिखोगे, इंक ऑफ द पेन लिखोगे। डोर्स बोल्ट नहीं लिखोगे, बोल्ट ऑफ द डोर लिखोगे। चेयर्स लेग्स नहीं लिखोगे, लेग्स ऑफ द चेयर लिखोगे। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, सारे के सारे ये गलत हैं। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को इस चीज में, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस चीज के, वो भी ध्यान रखना कि कहीं नो एरर का क्वेश्चन हो और गलती देख के एरर लगाया हो। नहीं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। लेट अस डिस्कस दोज एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस हम एक बार डिस्कस करते हैं कि वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर कोई टाइम की बात हो रखी हो, अगर कोई प्लेस की बात हो रखी हो, अगर कोई ईडियम हो, अगर किसी यूनिट की बात हो रखी हो, अगर पर्सोनिफिकेशन हो रखा हो, अगर कोई हेवनली बॉडी या सिलेस्टियल बॉडी की बात हो रखी हो, हेवनली बॉडी या सिलेस्टियल बॉडी की बात हो रखी हो, कौन कौन सी चीजें? टाइम, प्लेस, ईडियम, यूनिट, पर्सोनिफिकेशन, हेवनली बॉडी, इनमें से किसी की भी बात अगर हो रखी हो तो इन सब के केस में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। एपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत नहीं होता। एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। टाइम, दिवालीज सेलिब्रेशंस, क्रिसमस पार्टी, प्लेस, दिल्लीज पॉल्यूशन, ईडियम, ईडियम का मतलब क्या होता है? कोई फ्रेज, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? बहुत पास, वेरी नियर। यूनिट, अ टन्स वेट, अ किलोग्राम्स वेट। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं मानवीकरण, मतलब जब हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग को ऐसे मान लिया कि जैसे वो लिविंग थिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? द डोर कर्टेन इज डांसिंग, द डोर्स कर्टेन इज डांसिंग। तो डांस तो केवल लिविंग थिंग कर सकती है, मैं कर्टेन को डांस करवा रही हूं, मतलब मैं कर्टेन को लिविंग थिंग मान रही हूं। और जैसे ही मैं किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानूंगी उस सेंटेंस के लिए, वहां पे मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा सकती हूं। हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है? सन, मून, स्टार्स, अर्थ, वो सारी बॉडीज जो स्पेस में है, अंतरिक्ष में जो फ्लोट कर रही है, इन सब के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगा सकते, लेकिन इन सब के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस को लगा सकते हो। जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसे प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच ऋषि सिंह फॉर सच अ वंडरफुल कमेंट। हम मानवीकरण इसे हम हिंदी में बोलते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? एवरीवन, आगे बढ़े। आज तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया। 840 स्टूडेंट्स आर वाचिंग मी राइट नाउ एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते उतना ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, उतनी ज्यादा एनर्जी एक फैकल्टी की बढ़ जाती है। आगे सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 45। रूल नंबर 45 इज, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना वहां पे क्या आएगा। मैं वो सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना उसमें गड़बड़ क्या है। आई हैव गॉन टू द मार्केट yesterday and purchased, या फिर I have gone to the market yesterday to purchase a car. Tell me what is the error in this sentence. इस सेंटेंस में एरर क्या है? जल्दी से मुझे बताइए what is the error in this sentence. I have gone to the market yesterday to purchase a car.
बहुत बड़ी एरर है, बहुत ज्यादा बड़ी एरर है, और बहुत बार मैंने भी इनफैक्ट अपने बहुत सारे एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन की क्लास ली है, उसमें ये एरर बार बार आप लोगों को सामने आते हुए दिखेगी। एरर है टेंस में, एरर इज इन द यूसेज ऑफ टेंस। थैंक यू सुरेंद्र, आप एक भी क्लास मिस नहीं करते, बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक अब आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। I have gone to the market yesterday to purchase the car. एरर क्या है? have gone। हमेशा याद रखना, जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, जब भी आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, yesterday, 15 days ago, 10 days ago, डे बिफोर yesterday, जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को दे रखा होता है, उस केस में जो टेंस लगता है वो केवल और केवल सिंपल पास्ट लगता है और कोई टेंस नहीं लगता। अगर सेंटेंस में yesterday लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में अ सेकेंड अगो लिखा हुआ है, 2 सेकेंड पहले की भी बात हो रही है ना, तो आप ये वाला टेंस लगाओगे, कोई और टेंस इसके अलावा नहीं लगाओगे। अगर 6 सेकेंड बाद पहले की भी बात हो रही है तो सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे, मतलब हैव गॉन नहीं आएगा। क्या आएगा? I went to the market yesterday to purchase a car। एकदम had went भी नहीं आएगा, had went भी नहीं आएगा। had went कब आता है? वो चीज मैं आपको ऑलरेडी पुराने वाले रूल में बता चुकी हूं कि जब 2 काम हो रखे होते हैं, जो ज्यादा पुराना वाला काम होता है, उस केस में हम had gone लगाएंगे। इस केस में had gone नहीं लगेगा, have gone की जगह सिंपली क्या आएगा? I went to the market yesterday to purchase a car। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है? हाँ, गोपाल कृष्णा, आपका आंसर एकदम सही है। आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ कार। आ गया समझ में सभी को? हैड गॉन नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना, फिर से बता रही हूं। हैड गॉन तब लगाओगे जब 2 काम पास्ट के हो, 2 एक्शंस ऑफ पास्ट। ये रूल पहले भी बताया है, जब 2 काम पास्ट के हो, जो पुराना वाला काम होगा उसके साथ हैड गॉन लगेगा, जो नया वाला काम होगा उसके साथ गॉन लगेगा। जब 2 एक्शंस पास्ट के हो तब हैड गॉन लगेगा, अदरवाइज हैड गॉन नहीं लगेगा। यहाँ पे तो एक ही एक्शन हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्शन हो रहा है, मार्केट जाना, मतलब वेंट आएगा। 897 वॉचिंग, वाओ, आज तो 1000 क्रॉस होना चाहिए वैसे। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल। अगले रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 पे आते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस फिर से लिख रही हूं, आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या एरर्स हैं उन सेंटेंसेस में। मैंने लिखा ही इज द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट, दिस इज द most unique product of our company, he is completely perfect। what are the errors in these sentences? इन sentences में errors क्या है, जल्दी से बताइए। आई थिंक मैंने इस फॉर्म में लिखा है इन सेंटेंसेस को, आप लोगों को एरर्स एकदम समझ में आ रही होंगी। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? अपने आप में बेस्ट। और मोस्ट का मतलब भी क्या होता है? अपने आप में बेस्ट, मतलब यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा। ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? अपने आप में एक, मतलब यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। ही इज कंप्लीटली परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप में परफेक्ट है, तो कंप्लीट वर्ड यहां पे नहीं आएगा, ही इज परफेक्ट आएगा, क्योंकि परफेक्ट अपने आप में ही कंप्लीट होता है। क्या ये सारी की सारी चीजें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई? क्या मैंने आप लोगों को समझाया? हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, आइडियल, एंटायर, कंप्लीट। मोस्ट कंप्लीट नहीं आ सकता है। दिस बुक इज द मोस्ट कंप्लीट वन, नहीं, दिस बुक इज अ कंप्लीट वन। इन वर्ड से पहले आप कभी भी मोस्ट यूज नहीं करोगे। यू विल नॉट यूज मोस्ट बिफोर दीज वर्ड्स। इन वर्ड से पहले कभी भी मोस्ट नहीं आएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? मोस्ट और एक्सीलेंट कभी साथ में नहीं आएगा, मोस्ट और यूनिक कभी साथ में नहीं आएगा, कंप्लीटली और परफेक्ट कभी साथ में नहीं आएगा, मोस्ट और परफेक्ट कभी साथ में नहीं आएगा, मोस्ट और कंप्लीट कभी साथ में नहीं आएगा। सुपरफ्लुअस ये सारे के हमारे सारे सेंटेंसेस हैं।
आगे समझ में सभी बच्चों को? गॉट द पॉइंट? अगले रूल पर आए। रूल नंबर 47 पे अब हम आ जाते हैं। रूल नंबर 47 देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 47, रूल नंबर 47 कहता है, मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा, ही इट इज he is quite well, he has done quite all the work। दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? जल्दी से बताइए। ऋषि सिंह मैम, सब क्लासेस ट्रेंडिंग होनी चाहिए जैसा आप पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच ऋषि सिंह। जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सा ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। सबसे पहले तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब होता है अच्छा खासा। मेक इट अ रूल, स्टार मार्क करके लिख देना। अगर कभी भी सेंटेंस में क्वाइट और ऑल साथ में दे रखा है मतलब वो गड़बड़ है। क्वाइट और ऑल कभी भी साथ में नहीं आता। यू नेवर यूज क्वाइट एंड ऑल टुगेदर। ये दो वर्ड्स कभी भी साथ में नहीं आते, मतलब ये सेंटेंस तो सही है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पर क्वाइट नहीं आएगा, ही हैज डन ऑल दी वर्क आएगा। क्वाइट और ऑल कभी भी साथ में नहीं आते। अच्छा, एक वर्ड ये भी होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग एकदम अलग अलग होता है। ये जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है शांत हो जाना। कीप क्वाइट टीचर बोलती थी, आप लोगों को याद होगा बचपन में हमेशा बोलती थी कीप क्वाइट। ये शांत होने वाला क्वाइट है और ये क्वाइट एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब है जो कहता है कि अच्छा खासा। कोई और डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल नंबर 48 नाउ देखते हैं। रूल नंबर 48 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 48 कहता है, अगर मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा ही हैड गॉन, या एक सेंटेंस लिखा 2 seconds ago, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में एरर क्या है? मैंने एक सेंटेंस और लिखा शी हैड सबमिटेड द वर्क। समझ जाओगे दूसरा सेंटेंस लिखते ही क्या गड़बड़ है। 5 hours ago। What are the errors in these sentences? इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर्स हैं? जल्दी से बताइए। याद रखना हमेशा दो वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है अगो, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है अगो और एक वर्ड होता है बिफोर। वी हैव 2 words। दो वर्ड्स होते हैं अगो और बिफोर। हमें हमेशा से लगता है कि ये अगो और ये बिफोर एक जैसे वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स हैं, बट नहीं, ये दोनों ही वर्ड्स अलग अलग होते हैं। इस अगो को हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, जबकि ये बिफोर जो टेंस यूज करता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। अगो वर्ड है तो आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, लेकिन अगर बिफोर वर्ड होगा तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। अब क्योंकि यहाँ पे अगो था तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? he went 2 seconds ago। वो 2 seconds पहले गया। she submitted the has submitted नहीं आएगा, she submitted the work 5 hours ago। क्यों? क्योंकि अगो वर्ड था। अगो वर्ड है तो कौन सा टेंस यूज होगा? अगो वर्ड है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक बार एक एग्जांपल बिफोर का करते हैं कि कैसे पता चला कि बिफोर यूज होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। जल्दी से एक एग्जांपल बिफोर का कर लेते हैं। मैंने बिफोर का एग्जांपल लिखा द पेशेंट, ये एग्जांपल मैं पहले भी लिखा हुआ था, लिख चुकी हूं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ऊपर चला गया। जाना बाद में चाहिए था लेकिन गलती से पहले चला गया। तो जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उस काम के लिए कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में होता है उस काम के लिए कौन सा यूज करोगे? सिंपल पास्ट। तो पेशेंट पहले ऊपर गया, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ऊपर गया, पेशेंट पहले ऊपर गया, क्या यूज किया? हैड डाइड। डॉक्टर बाद में क्या यूज किया? केम। तो whenever 2 actions occur in past, जब भी 2 actions पास्ट में होते हैं, जो पुराना एक्शन होता है,
जो पुराना एक्शन होता है उस एक्शन के साथ आप यूज करते हो हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में होता है, जो एक्शन लेटर होता है, उसके साथ आप यूज करते हो V2 या फिर डिड प्लस V1। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है टेंसेस का, एक बार पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम रूल नंबर 49 पे आएंगे। वी विल मूव टू रूल नंबर 49 देन, और उसके बाद हम जल्दी से रिवीजन करेंगे पूरी की पूरी ग्रामर का, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, और बाकी के सारे क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। पूरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कल के एग्जाम से पहले कि एग्जाम करना कैसे, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन हमें कैसे करना है। तो जल्दी से रूल को नोट कीजिए, 2 रूल्स और हैं हमारे, और फिर हम पूरे कल के एग्जाम की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। स्टूडेंट्स, केवल 85 स्टूडेंट्स की कमी है 1000 क्रॉस करने में, तो जल्दी से इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि आज 1000 प्लस 1000 तो एटलीस्ट हमारे पास हो जाए। रूल नंबर 49, रूल नंबर 40, देखो अगो की जगह अगर बिफोर को करोगे, आप बिफोर की जगह अगो को करोगे तो आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर रहे हो। सेंटेंस का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं करते। अगले पे आते हैं, रूल नंबर 49, देखते हैं रूल नंबर 49 क्या कहता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम्स, या फिर राम्स एंड श्याम्स कार्स आर बीइंग डेकोरेटेड फॉर बलराम्स मैरिज। एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम्स एंड श्याम्स कार इज बीइंग डेकोरेटेड, और पूरा सेंटेंस एकदम सेम है, फॉर बलराम्स मैरिज। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम्स कार इज बीइंग डेकोरेटेड, और पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सेम है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सेंटेंस नंबर 4 मैंने लिखा फिर से, राम एंड श्याम्स कार्स आर बीइंग डेकोरेटेड फॉर बलराम्स मैरिज। जल्दी से मुझे बताइए इन चारों सेंटेंसेस में से कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे सही हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे गलत हैं। फर्स्ट सेंटेंस सही है या गलत है? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज रॉन्ग। केवल और केवल हमारा एक सेंटेंस गलत है, और वो कौन सा सेंटेंस गलत है? दैट इज सेकंड। सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग, फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमारे एकदम सही है। लेट अस सी, एक बार देखते हैं इस चीज को कि क्या कैसे मैंने समझ में आया कि कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा सही है। देखो, आई होप सभी ने नोट तो कर लिया होगा। एक बार रूल को समझते हैं, रूल समझोगे तो अपने आप सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। इसको हम 2 तरह के पोजेशन बोलते हैं, एक होता है कॉमन पोजेशन और एक होता है हमारा स्प्लिट पोजेशन। अगर मैंने बोला राम एंड श्याम्स कार, अगर मैंने बोला राम एंड श्याम्स कार, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कार एक ही है, वो राम की भी है और वो श्याम की भी है। वी ओनली हैव वन कार एंड दैट कार बिलोंग्स टू राम ऑल्सो एंड दैट कार बिलोंग्स टू श्याम ऑल्सो। इस टाइप के पोजेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कॉमन पोजेशन, कि उस कार पे दोनों का ही हक है। दिस कैन बी पॉसिबल, हो सकता है राम और श्याम भाई भाई हो और उन दोनों का की एक ही कार हो, तो दिस इज राइट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने लिखा राम एंड श्याम्स कार्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी एकदम सही है। क्यों? बहुत सारी कार्स होंगी, वो सारी की सारी कार्स राम की भी है और वो सारी की सारी कार्स श्याम की भी है। बहुत सारी कार्स हैं, उन सारी की कार्स पे पोजेशन राम का भी है, श्याम का भी है, ये भी सही है। जब भी अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के आगे आता है, इसका मतलब होता है कॉमन पोजेशन, मतलब उस चीज पे सबका हक है। अब मैंने लिखा राम्स एंड श्याम्स, अब इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं स्प्लिट पोजेशन।
स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या है, राम की गाड़ी अलग है, श्याम की गाड़ी अलग है, दोनों के साथ मैंने अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, तो उसका मीनिंग है कि राम की कार अलग है, श्याम की कार अलग है। अब मतलब इन दोनों की कार अलग अलग है तो कम से कम 2 कार तो होंगी, मतलब यहाँ पे कार कभी भी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे कार आया हुआ है दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग, वो एकदम गलत है। तो जब भी स्प्लिट पोजीशन के केस में यहाँ पे सिंगुलर हो तो वो गलत होता है। सही क्या होगा, मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ, कार्स। तो स्प्लिट पोजीशन के केस में यहां पे कार्स आना जरूरी है, सिंगुलर से काम नहीं चलेगा। समझ में आया सभी को ये? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? टेक गीक इज बोलिंग 2 कार्स क्यों डेकोरेट हो गई, शादी तो केवल बलराम की है। सही बात है, ये भी सोचने वाली बात है भाई, 2 गाड़ियों का क्या होगा, एक ही को डेकोरेट करो, दुल्हनिया तो एक ही गाड़ी में आ जाएगी। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 50। उसके बाद हम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, हमारे एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी होगी। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 50। इंपॉर्टेंट रूल इसलिए है क्योंकि 3-4 बार आ चुका है। हम इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लंबा सा पैराग्राफ आएगा, हम ढूंढते रह जाएंगे और हमें एरर नहीं मिलेगी, वी विल नॉट गेट द एरर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द बेसिक डिफरेंस इन दीज 2 वर्ड्स, ये इट्स, ये वाला इट्स नहीं है, ये इट्स है, इट इज। और ये इट्स का मतलब क्या है, ये मुझे पोजेशन शो करता है, इट शोज मी पोजेशन, ये मुझे किसी चीज के ऊपर हक शो करता है, इट शोज मी बिलोंगिंगनेस, इट शोज मी पोजेशन, इट शोज मी ओनरशिप। और ये वाला इट्स क्या होता है, इट इज। तो अगर मैंने सेंटेंस लिखा द चाइल्ड इज कैरिंग इट्स बुक्स, क्या ये सही है? और मैंने इस पे यहां पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया, क्या ये सही है? नहीं, इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बुक के ऊपर हम पोजेशन दिखा रहे हैं बच्चे का, तो यहां पे ये वाला इट्स आएगा। और अगर लिखा हुआ हो इट्स कॉल्ड दी, या इट्स कॉल्ड अ मिरेकल, इसको हम मिरेकल बोलते हैं, इसको हम करिश्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे किसी चीज का पोजेशन नहीं दिखा रहे, यहाँ पे ये वाला इट्स सही है, यहाँ पे इस इट्स का मतलब क्या है, इट इज। तो अगर इट के आगे अपोस्ट्रोफी एस हो उसका मीनिंग होता है इट इज, और अगर एस ना हो इसका मतलब क्या होता है, वो केवल और केवल पोजेशन है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, एनी डाउट्स एनीवन? जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। वी आर स्टिल ऑन 952, 48 स्टूडेंट्स मोर वांटेड। क्लियर सभी को? लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी देखते हैं। कल के एग्जाम में हमें 20 मिनट मिलने वाले हैं केवल, वी विल बी गेटिंग ओनली एंड ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 20 मिनट 30 क्वेश्चंस, बहुत नाइंसाफी है। नहीं है नाइंसाफी, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। देखो सबसे पहली चीज, आपको पता है आरसी आएगा, आपको पता है पैराजंबल्स आएंगे, आपको पता है फिलर्स आएंगे, ग्रामर आएगी, ग्रामर में फ्रेज रिप्लेसमेंट आ सकता है या एरर डिटेक्शन आ सकता है, मे बी मैच द कॉलम्स आ जाए, क्लोज टेस्ट आ जाए, हमें पैटर्न नहीं पता बट वी नो कि क्या क्या चीज कैसे कैसे आने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो मेरा यही सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर में कॉन्फिडेंट हैं, यू आर कॉन्फिडेंट इन ग्रामर, आपने स्टॉप 120 रूल्स के ऑल 8 पार्ट्स, सारे के सारे 8 पार्ट्स आप लोगों ने देखे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि ग्रामर पहले करो। ग्रामर 5 से 6 मिनट में कंप्लीटली हो जाएगी। 10 to 12 मार्क्स की ग्रामर नॉर्मली आएगी, आपके आराम से 10 to 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो। दूसरी चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स और मैच द कॉलम्स, ये बहुत इजी है। ये तीनों बहुत इजी क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये तीनों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है।
क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उस आंसर को ढूंढ के कैसे निकालना है, हाउ यू हैव टू सर्च इट, ढूंढना कैसे है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी आप सभी को मैं बहुत बार बता चुकी हूं। पहले क्वेश्चंस पढ़ना, कभी भी पैसेज को पहले मत पढ़ना, क्वेश्चंस पढ़ना, कीवर्ड्स मार्क करना हर क्वेश्चन में, फिर पैसेज को पढ़ना, जैसे ही कीवर्ड मिल रहा है क्वेश्चन पे जाना, आंसर मार्क कर देना। सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है। आई कैन प्रूव जितने भी आरसीज अभी तक एसबीआई पीओ में आए हैं, अगर आपको ने उन सभी आरसीज को इस स्ट्रैटेजी से किया होता तो आपके आरसीज 6 से 7 मिनट में पूरे के पूरे सॉल्व हो गए होते। वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रही हूं। जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी नहीं पता, मैंने एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी को मैंने कल की क्लास में मैंने महामॉक का डिस्कशन किया था, आरसी का वो पूरा का पूरा उस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करके भी दिखाया था। तो आरसी वैसे हो जाएंगे। पैराजंबल्स की बात करूं, कंजंक्शंस ढूंढना, नाउन प्रोनाउंस ढूंढना, पैराजंबल्स में पेयर्स बनाना, वर्ड सेंटेंसेस के पेयर्स बनाओगे तो पैराजंबल्स भी आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैच द कॉलम्स आ गया तो एकदम एक तरह से फ्री के मार्क्स मिल गए। क्यों? क्योंकि मैच द कॉलम्स में ऑप्शंस ऐसे दे रखे होते हैं, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो करना क्या है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, पहले ही सेंटेंस को पढ़ लो। ए और बी, ए ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो कि क्या सही सेंटेंस बन रहा है, टिक लगा दो। मैच द कॉलम्स में क्वेश्चंस पहले मत पढ़ना, पहले ऑप्शंस पढ़ना। ऑप्शंस पहले पढ़ोगे तो आराम से मैच द कॉलम्स को आराम से हैंडल कर पाओगे। फिलर्स वोकैबुलरी बेस्ड है, उसमें मैं अभी इतनी शॉर्ट नोटिस पे हेल्प नहीं कर सकती। फिलर्स कंप्लीटली वोकैबुलरी बेस्ड है। जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से या कहीं से भी 15 से 20 वर्ड्स रोज पढ़ते आ रहे होंगे, उनकी वोकैबुलरी अच्छी हो गई होगी तो वो फिलर्स आराम से कर पाएंगे। हाँ, आरसी को समझने की स्टूडेंट्स कोशिश भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर एक एक लाइन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की समझने की कोशिश करोगे तो 10 से 15 मिनट कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पैसेज, नॉट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में मोटे मोटे ऊपर से क्या बात हो रही है, सेकंड पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, थर्ड पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। आपको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हर लाइन में क्या बोल रहा है, क्योंकि हर लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करोगे 10 से 15 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन आरसी को टाइम कितना देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर आरसी को नहीं देना है। और कोई डाउट किसी बच्चे को, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत कॉन्फिडेंट होके पेपर देना, एकदम ये सोच के जाना कि हमें सब कुछ आता है, इस बार का प्री तो निकालना ही निकालना है, अब मेंस की तैयारी करनी है, कल पेपर हो जाए परसों से ही मेंस की तैयारी कर देना विदाउट एनी गैप, एक भी दिन का गैप मत देना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना। और बहुत बहुत अच्छा आप सभी का पेपर होगा। और मुझसे शेयर जरूर करना कल एग्जाम के बाद कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है। सारे के सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है, कैसा पेपर था, इंग्लिश कैसी हुई है। स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी देयर। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, जो नहीं है वो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं उस पर इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप इज इंग्लिश विद निमिषा बंसल। उस ग्रुप को जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपको पूरी की पूरी बैंकिंग प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इट इज़ इंग्लिश विद निमिषा बंसल। सभी के सभी बच्चे 2 सेंटेंसेस मेरे साथ बोलेंगे। पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, दूसरा है आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलकर बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन। Subscribe to Adda 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.